नमस्कार दोस्तों। ये क्लास 12th ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था का जो बुक है ना, उनका पहला ही चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जो जनसंख्या की वृद्धि से रिलेटेड है। तो चलिए हम जनसंख्या की वृद्धि से रिलेटेड टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रहा था कि जनसंख्या वृद्धि से लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि केवल बढ़ना, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या में परिवर्तन होना। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन होना। क्लियर ना? भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा जनसंख्या वृद्धि को दो भागों में बांटा गया है। जनसंख्या वृद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और दूसरा अभिप्रेरित। प्राकृतिक का मतलब जो कि जन्म और मृत्यु के कारण हो रहा है। अभिप्रेरित का मतलब होता है कि कहीं से दूसरे जगह से लोग आ जाते हैं, कहीं दूसरे जगह लोग चले जाते हैं, यानी जन्म जाना और जन्म स्थान, मतलब और अगर एक जन्म स्थान को छोड़ेंगे तो कहीं पर जनसंख्या तो कम होगी और जहां पर जाएंगे वहां की जनसंख्या तो अधिक होगी, तो वो हो जाता है अभिप्रेरित। ठीक है ना? कि प्राकृतिक वृद्धि क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है? जन्म माइनस मृत्यु को लेंगे। किसको लेंगे हम? जन्म माइनस। बॉर्न जो है वहां पर मान लो कि 500 जन्म लिए हैं और वहां टोटल पॉपुलेशन में से 300 डेथ कर गए हैं, तो टोटल दोनों को माइनस करने पर कितना बचा? 200 बचा। तो 5000 में 200 प्लस कर देंगे तो वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5200 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अभिप्रेरित की बात करते हैं। तो अभिप्रेरित जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें जन्म माइनस मृत्यु तो होगा ही, और प्लस में ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, आप्रवास और प्लस उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब होता है कहीं से जनसंख्या का आना, कहीं से लोगों का आना। जैसे मान लीजिए कि कोई यूपी या बिहार के गांव से दिल्ली आ गए हैं, तो ये दिल्ली के लिए आप्रवास हुआ, लेकिन यूपी और बिहार के लिए क्या हो गया? उत्प्रवास। तो आप्रवास हो गया कहीं पर आना, और उत्प्रवास हो गया जन्म स्थान को छोड़ के कहीं के लिए जाना। ठीक है ना? तो ये उत्प्रवास हो गया। तो जब जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास, इनको अगर हम किसी जगह की प्रेजेंट पॉपुलेशन में प्लस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अभिप्रेरित जनसंख्या। क्या हो जाता है? वो हो जाता है अभी। चलिए आगे। वार्षिक कर दिया गया है। चार अवस्थाओं में बांटने के बाद कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था को स्थिर और रुद्ध अवस्था कहा गया। क्या कहा गया? स्थिर और रुद्ध अवस्था। इसका कारण था क्या पता है? कि जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था। जन्म दर भी उच्च था और मृत्यु दर भी उच्च था, यानी बच्चे जन्म तो लेते थे लेकिन मृत्यु दर इतना अधिक था कि बहुत ज्यादा जनसंख्या में परिवर्तन मतलब वृद्धि नहीं हो पाता था या परिवर्तन नहीं हो पाता था। चलिए उसके बाद सन
में भारत की जनसंख्या वृद्धि -0.31% था, तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहा गया है। आज तक के जनगणना के इतिहास में ऐसा कोई भी ऐसा सेंसस नहीं मिला कि सिवाय यानी 1921 को छोड़ करके कोई भी ऐसा सेंसस नहीं मिला जहां की जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव रहा हो, लेकिन 1921 में निगेटिव रहा था और वो था -0.31%। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था की अगर बात करते हैं तो वो आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था कौन सी है? 51 के बीच, और इसमें 4 साल वो भी इंक्लूड हैं जब हमें फ्रीडम मिल चुकी थी, यानी पावर ऑफ ट्रांसफर हो चुका था, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो है हमें जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमें सौंप दिया गया था, यानी हमें आज़ादी मिल चुकी थी, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था 1921 से 1951 को माना गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या था। तो जनसंख्या वृद्धि की स्थिर वृद्धि हुई, यानी वृद्धि तो हुई थी लेकिन बहुत फास्ट ग्रो रेट नहीं था, ठीक है ना, वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं था। तो इसमें जन्म दर उच्च था लेकिन मृत्यु दर कम हो गया था, ठीक है, कमी आ गई थी। और साथ साथ में स्वास्थ्य और स्वच्छता के सुधार पर भी बहुत सारा ध्यान दिया गया था। यानी कहने का मतलब कि मैं अगर इस तरह से भी समझूं कि उस समय में बहुत सारे PHC वगैरह डेवलप हो चुके थे, मतलब होने लगे थे, बहुत हुए नहीं थे, होने लगे थे, शुरुआत हो चुकी थी और कुछ वैक्सीन डेवलप होने लगा था, क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं, जो आगे का टॉपिक है हमारा, तो उसमें जो है 1921 से 51 का देख लिया हमने। अब इसमें क्या था, आगे का जो वो है 51 से 81। अगर 51 से 81 की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ईयर। 1951 से 81 की बात करते हैं तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि कहते हैं। इतनी तेज गति से जनसंख्या बढ़ी थी कि यहाँ के बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके कारण बहुत थे, जो भी कारण, लेकिन जनसंख्या बढ़ी थी। तो इसीलिए 1951 से 81 के बीच को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, 1951 से 81 के बीच में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% थी। ओ गॉड, वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 2.2% थी। और अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो वो भी 24.80% अब तक का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि अब तक का सबसे अधिक था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1951 से 81 के दौरान जो है अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ठीक है ना। उच्च प्रजनन दर, मृत्यु दर में लगातार कमी के साथ साथ पड़ोसी देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या भी बढ़ गई। यानी कहने का मतलब उस समय में क्या हुआ था कि बांग्लादेश से बहुत, और सभी हमारे जो नेबर्स कंट्री वहां से भी आए थे, लेकिन सबसे अधिक जो प्रवासी आए थे वो बांग्लादेश से आए थे। और आज भी अगर भारत में प्रवासियों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे अधिक प्रवासी कहाँ के हैं? सबसे अधिक प्रवासी बांग्लादेश के हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि होने का। सन 1971 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 24.80, जो अब तक का सबसे अधिक है। और अगर वर्तमान की बात करें तो कितनी है? 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। जनसंख्या वृद्धि की चौथी अवस्था की बात करें तो 1981 थी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि में सुधार देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था? सुधार देखने को मिला था, क्लियर ना। ये चौथी अवस्था थी, ठीक है। 1981 से लेकर के अब तक की जो अवस्था थी वो कौन सी अवस्था थी? चौथी अवस्था थी, क्लियर। और जनसंख्या वृद्धि की चौथी अवस्था में जो लगातार सुधार देखने का कारण मिला था वो विवाह की औसत आयु में वृद्धि थी। यानी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए गए कि आप इतने से कम उम्र में लड़कियां शादी नहीं कर सकते, इतने से कम उम्र में लड़के शादी नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी जो सुधार थी वो स्त्री शिक्षा में सुधार हुआ था। यानी कहने का मतलब कि जो वुमेन्स लिटरेसी था वो इंक्रीज कर गया था, और वो अपने लाइफ में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कि कम उम्र में शादी करने से हमारे लाइफ का मूवमेंट जो होगा वो किस तरह से होगा, इन सब चीज़ों को वो समझने लगे थे, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ी लेकिन मंद गति से बढ़ी थी। जनसंख्या जो है वो मंद गति से बढ़ी थी। तो मंद गति से जनसंख्या का घटना माना गया,
चलिए आगे देखते हैं। सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट जो आई थी, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर में जो सबसे अधिक गिरावट आई थी वो 3.5% थी, और वो कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। 3.5% कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का। जबकि सबसे अधिक गिरावट जो आई थी वो महाराष्ट्र में आई थी। कहाँ? कितना? 6.7%। 6.7%। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। लेकिन जो खास करके 12th का बोर्ड पेपर देंगे फर्स्ट टर्म का इस बार 21-22 सेशन के जो स्टूडेंट हैं वो जो देंगे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कहाँ से बीच से क्वेश्चन लाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट आंध्र प्रदेश में 3.5% हुआ, जबकि सबसे अधिक गिरावट महाराष्ट्र में 6.7% हुआ। अब देखिए 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या आयु वर्ग को किशोर जनसंख्या माना जाता है। 10 से 19 वर्ग की जो आयु वर्ग की जनसंख्या है ना, उसे क्या माना जाता है? किशोर जनसंख्या माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष को माना जाता है तो उनका परसेंटेज भी देख लें जरा कि परसेंटेज कितना है। तो किशोर जनसंख्या का परसेंटेज कुल जनसंख्या का 20.9% है। किशोर जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? 20.9% है, जिसमें 57.7% किशोर हैं और 47.3% किशोरियाँ। यानी कहने का मतलब 57.7% बॉयज़ पॉपुलेशन है और 77.3% गर्ल्स पॉपुलेशन है। ठीक है, ये किसका है? किशोर जनसंख्या का। चलिए अब आ जाते हैं हम एनवाईपी पर। एनवाईपी का मतलब समझ रहे हैं? नेशनल यूथ पॉलिसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? नेशनल यूथ पॉलिसी की बात करते हैं। तो नेशनल यूथ पॉलिसी की जो स्टार्ट हुई थी वो 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014। एनवाईपी यानी राष्ट्रीय युवा नीति। एनवाईपी की शुरुआत 2014 में हुई थी। नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति। और इसके अंतर्गत जो आता है वो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के स्टूडेंट को, मतलब लोगों को शामिल किया गया है। 15 से 29 वर्ष के आयु के लोगों को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के द्वारा सन 2015 में कौशल विकास उद्यमिता के लिए नीति बनाई गई, जिसके द्वारा युवाओं में कौशल का विकास करना था। आप इनको जानते होंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें हमारे यहाँ के युवाओं को डिफरेंट टाइप के जो जिस सेक्टर में लगा हुआ है उन्हें उस सेक्टर से का नॉलेज हो। ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। तो इन चीज़ों के लिए जो सरकार ने प्रोग्राम चलवाया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ के जो युवा हैं, जो यंग पीपल हैं, उनको काफ़ी इनका बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। आप इसे ध्यान से समझिए, सुनिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट देगा आपको। ठीक है।